गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की स्टडी की थी। कूलम्ब्स लॉ हमको क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, राइट। कूलम्ब्स हमको क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस अगर हमारे पास हैं, सपोज दिस चार्ज इज Q1, दिस इज Q2, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, then the force electrostatic force between them is k Q1 Q2 upon r square। तो इनके बीच में इतना फोर्स वर्क करता है। हम लोगों ने यहाँ पे Q1 Q2 को पॉइंट चार्ज बोला है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप। पॉइंट चार्ज का मतलब है इनका मास नेग्लिजिबल है। मास को नेग्लिजिबल हम क्यों ले रहे हैं? ताकि जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल इफेक्ट आता है, अगर आप इनका मास नेग्लिजिबल नहीं लोगे तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो अगर आप इनका मास कुछ लेके चलेंगे तो फिर ये फोर्स तो लग रहा है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फिर ये फोर्स भी लगेगा ड्यू टू मास। इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज इसलिए बोलते हैं ताकि हम ये मान के चलते हैं कि इनका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। अगर इनका मास नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब जो ये फोर्स वर्क कर रहा है इनके बीच में, ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को दिखा रहा है, ये प्योर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट चार्ज इसको बोला है। तो ध्यान में रखिएगा, पॉइंट चार्ज का मतलब इसका मास नेग्लिजिबल है। मास नेग्लिजिबल होने का मतलब जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल इफेक्ट आना था वो फिनिश हो जाता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ही हमको पता चल रहा है। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है आपको पता है। अब दूसरी बात आती है कि आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी प्रीवियस क्लास में किया होगा, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, चाहे वो रिपल्सन हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, तो उस फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। तो अब उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसको हल्का सा सोचते हैं। अगर बच्चों मैं इन दोनों चार्जेस को छोड़ देता हूं, मतलब इनको, ये फ्री टू मूव है, अगर ये दोनों चलने के लिए फ्री हैं और फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव हैं एंड दे आर फ्री टू मूव, चलने के लिए फ्री हैं, तो ये जो पॉजिटिव है ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर को होगा। ये जो Q2 चार्ज है ये भी Q1 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इस फोर्स का डायरेक्शन इधर को होगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं और आप इसको फ्री कर देते हो कि आपको जहां जाना है जाइए, तो अगर आप इसको फ्री करते हो तो दे विल बी मूव फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से दूर की ओर को ये मूव करते हैं। अगर इसमें एक चार्ज आपका पॉजिटिव होता और दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव होता, अब आप अगर इसको मूव करने के लिए फ्री हैं, छोड़ देते हैं, तो अब क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अब ये एक दूसरे की ओर को मूव करेंगे, बट ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे थे तो भी ये अलोंग द लाइन थे, जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो भी ये अलोंग द लाइन है। यू कैन से कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, बट वो अलोंग द लाइन होगी। जिस लाइन के अलोंग दोनों चार्ज ज्वाइन करेंगे उसके या तो उस तरफ को होगी या इस तरफ को होगी, राइट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन का हो गया। दूसरा पॉइंट चार्ज क्लियर हो गया कि हमने मास के इफेक्ट को नेग्लिजिबल रखने के लिए उसको पॉइंट चार्ज बोला था।
ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बच्चों सभी जगह सरवाइव करता है, मतलब इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है कि कहीं भी ये अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो एटम्स के बीच में बाइंडिंग है, जो एटम्स एक दूसरे से बाइंड है, वो भी वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो फिर सॉलिड लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं वो भी वहां पे भी कूलम्ब्स फोर्स अप्लाई होता है। तो कूलम्ब्स फोर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग अपने अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में देखिएगा, अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, जैसा कि मैं अभी आपसे बोल रहा था, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो वेक्टर होता है। इट मीन्स कि उसका कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो नाउ वी आर स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की स्टडी करनी है हम लोगों को। वेक्टर फॉर्म का मतलब हम कूलम्ब्स लॉ की ही स्टडी कर रहे हैं, बट उसको अब हम कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है उसका हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड द सेकंड इज Q2। दोनों को हम अपने आसानी के लिए फॉर एग्जांपल अभी के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं। They both are positive and the distance between the charges is r1। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम r ले लेते हैं। ओके, they both are positive। अब आपको पता है कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो अब Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये इसको उधर को भगाने की कोशिश करेगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन उस फोर्स की है जो Q2 पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है, Q1। Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन ये है, और उसको हम इंडिकेट करते हैं F21। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये 2-1, 1-2 कंफ्यूज करते हैं बहुत सारा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रिंट होता है, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो लोगों ने अपना प्रिंट किया है। जैसे मैं यहाँ पे 2-1 लिख रहा हूं, तो 2-1 का मतलब है मैंने पहले उस नंबर को लिखा है जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स मेरा 2 पे लग रहा है, तो फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। F21 का मतलब है, ध्यान में रखिएगा फिर से, तो 2-1 का मतलब क्या है, ये ऑन बाई, फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1, राइट। तो हम पहले नाम उसका लिखा जा रहा है जिसपे फोर्स लग रहा है। ओके, अब Q2 क्या करेगा, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब Q2 Q1 को रिपेल करेगा तो उसका डायरेक्शन इधर को हो जाएगा। Q2 का जो फोर्स लग रहा है Q1 पे, उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अब इस फोर्स को हमने नेम देना है, तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, तो मैं 2-1 लिखता हूं, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 1 बाई 2। अब मुझे अगर मैं ये फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। तो ये फोर्स कितना होगा हमारे पास,
F फोर्स लग किस पे रहा है, चार्ज नंबर 2 पे, और लगाने वाला कौन है, 1 इज इक्वल टू। अब कोई पूछेगा भैया हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो पहले उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बट आप लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के आगे डायरेक्शन लगता है, यूनिट वेक्टर लगता है। अब हम लोग यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं एंड दैट यूनिट वेक्टर इज r21 कैप। फिर से समझ लीजिए, देखिए इस वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ है, कैप लगने का मतलब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 यहाँ पे अगर किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब मैंने इसको यहाँ पे लिख के इस जो फोर्स की वैल्यू थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैंने इसको केवल यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको डायरेक्शन बता सकूं। तो आर कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर 2 1 का मतलब है मैंने पहले उस नंबर को लिखा है जिसकी ओर को फोर्स लग रहा है, फिर उस नंबर को लिखा है जो फोर्स लगा रहा है, राइट। दिस इज फोर्स R21 का मतलब 2 क्या है, जिसकी ओर को फोर्स लग रहा है। तो अब आप बताइए ये फोर्स Q1 से Q2 की ओर को लग रहा है, Q1 से Q2 की ओर को, तो R21 का मतलब है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो आप इसको ध्यान में रखने के लिए इसमें फोर्स का डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2 ये डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। F21 का डायरेक्शन, F21 का क्या मतलब था, पहले किस चार्ज का नेम है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बाद किस चार्ज का नाम है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1, एंड R21 का मतलब R21 कैप का मतलब डायरेक्शन, इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस डायरेक्शन इंडिकेट फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, Q1 से Q2 की ओर को इसकी डायरेक्शन है, ओके, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाई Q1। और आप लोग चाहें तो यहां पे आर स्क्वायर की जगह भी R21 लिख सकते हैं, बस इसको मॉडुलस करके इसका स्क्वायर कर लीजिए। मॉडुलस लगने का मतलब है डायरेक्शन हट गया, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो R21 ये है और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग इसको सिंपल आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। दिस इज दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, अब हम लोग Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे Q1 की Q2 की वजह से, तो ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, किस पे लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2, पहले जिस पे लग रहा है उसका नंबर आएगा, फिर जो लगा रहा है उसका नंबर आएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम चार्ज सेम सेपरेशन, मैग्नीट्यूड इज सेम। इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड इसके ही इक्वल है, बट जो ये 1 है, 1 पे जो फोर्स लग रहा है और Q2 लगा है उसका डायरेक्शन इधर को है। तो मैंने आपसे बोला था जब आप डायरेक्शन बनाओगे तो पहले ये फ्रॉम टू, तो पहले ये Q1 की ओर को लग रहा है Q2 से, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम Q2 टू Q1। मैंने भी आपको इंडिकेट किया था, इधर वाला नंबर के आगे आप फ्रॉम लिख दीजिए, इधर वाले नंबर के आगे आप 2 लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन जो Q2 वाला चार्ज है उससे Q1 वाले की ओर को है, ठीक है। दिस इज ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ
ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होता है मतलब कि ये इसकी वैल्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं करता, इसके यहां लिखने से इस पे मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं R21 कैप एंड R12 कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों आपके यूनिट वेक्टर है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज जो ये R21 का कैप है इसका वैल्यू भी 1 है, और जो ये R12 का कैप है इसका वैल्यू भी 1 है। तो दे बोथ आर इक्वल, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है। दे बोथ आर इक्वल वेक्टर्स बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये माइनस का साइन इंडिकेट हो रहा है। माइनस केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है कि दोनों सेम वैल्यू के हैं बट अपोजिट है। नाउ अब आप बताइए, जो ये R21 है इसकी जगह पे हम लोग इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, F21 फोर्स F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप को हम माइनस ऑफ R12 कैप लिख सकते हैं। R21 कैप को आप माइनस, ये माइनस साइन हम यहां इंडिकेट करते हैं, 21 यहां लगा देते हैं, 12 कैप। फिर से देख लीजिएगा, R21 कैप R12 कैप, ओके, एंड द नेगेटिव साइन इज हियर। अब आप अगर इस पूरे वैल्यू को ध्यान से देखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12, तो ये पूरी वैल्यू सेकंड इक्वेशन के साथ में मैच करती है। ये पूरी वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन के साथ में मैच करती है, तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह पे F12 भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस F12। ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है। ये हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि अगर कहीं पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे, Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पे लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जितना वैल्यू 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, उतना ही वैल्यू इसका भी है, बट दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। और ये आप लोगों ने कभी फर्स्ट ईयर में जो एक्शन रिएक्शन लॉ न्यूटन का था, थर्ड लॉ, उसको याद दिलाता है। वो हमको क्या बताता है कि हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका भी उतना ही रिएक्शन हमको मिलता है इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, दैट इज कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब जो कूलम्ब्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कभी एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके बताता हूं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 का कैप, ओके। मैंने अभी आपसे बोला था कि आप इसको R स्क्वायर की जगह
2 1 मॉड स्क्वायर, ये डिस्टेंस ही है, मॉड लग गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान नहीं रख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। अच्छा, पिछले साल आप लोग यूनिट वेक्टर पढ़ते थे, ध्यान है आपको? पिछले साल आप लोग यूनिट वेक्टर पढ़ते थे, ए कैप, एंड यूनिट वेक्टर होता था वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यूनिट वेक्टर जो होता था वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अगर मैं वो अप्लाई यहाँ पे करता हूँ R21 का कैप, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर R21 अपॉन मॉडुलस ऑफ R21, इसका मॉडुलस। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये आइडेंटिटी अप्लाई की यहाँ पे, और ये हमारे पास हो गया R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21। अब मॉड ऑफ R21 ये भी है, मॉड ऑफ R21 ये भी है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको यहीं पे इसको रफ करके इसको क्यूब कर देता हूं, दिस इज क्यूब। ये हमारा फोर्स का एक अदर फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये हम लोग क्यों, देखो आप जब आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, कभी आपको यूनिट वेक्टर गिवन होगा, जब आपको यूनिट वेक्टर गिवन होगा तो एट दैट केस आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे इससे, बट कभी आपको यूनिट वेक्टर ना गिवन होके सिंपल वेक्टर गिवन होगा। अगर आपको सिंपल वेक्टर गिवन होगा तो आप इसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे, ठीक है, ओके। अगर इसी केस को हम लोग F12 के लिए करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसी हो जाएगी, F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन, यहां पे R21 आ रहा था, वहां पे R12 हो जाएगा, R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। दिस कूलम्स लॉ में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे। अगर आप बुक के न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। हालांकि जब अगर एग्जाम में कभी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म करने को आता है तो आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है, आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, बट न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों को इनकी हेल्प मिलेगी। ये सिंपल वेक्टर के फॉर्म में है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको इससे एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ओके। अगर इसी वेक्टर फॉर्म को हम एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, हमारे पास टू चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, ठीक है। अब हम सपोज जो Q1 है इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि हमने कोई ओरिजिन कंसीडर किया है, उस ओरिजिन से इसकी पोजीशन को जो वेक्टर इंडिकेट करेगा उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, R1 पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, R2, ओके। और इनके बीच का सेपरेशन आपको पता है R है, इनके बीच का सेपरेशन R है, और हो क्या रहा है कि ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और मैंने आपसे बोला था फोर्स जब हम लिखेंगे तो पहले उसका नंबर लिखेंगे जिस पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग किस पे रहा है, 2 पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है, 1। और
यहां पे हम जब फोर्स लिखेंगे तो ये फोर्स 1 पे अप्लाई हो रहा है और 2 इसको लगा रहा है, ये F12 हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। बट अगर मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन में, जब मैं इस डायरेक्शन को लूंगा तो मैंने आपसे बोला था आपने पहले नंबर उसका लिखना है जिसकी ओर को डायरेक्शन है, उसके बाद फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, ये R21 हो गया। इस अगर यही एरो आपका, ये एरो आपका इस डायरेक्शन में होता तो आप इस वेक्टर को लिखते R12। R12 का क्या मतलब है? फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम चार्ज 2 Q2 टू चार्ज Q1। ओके, तो डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हमारा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, बहुत टाइम डायरेक्शन की वजह से मिस्टेक्स बहुत होती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। इसीलिए मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। F12 F21 दिस। ओके, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों ने कभी ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमसे कि सेम डायरेक्शन के वेक्टर को ऐड करो वो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर के इक्वल होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर मैं ऐसे चलता हूं क्लॉकवाइज देखिए यहां से मैं चला R1, फिर यहां से क्लॉकवाइज में चला R21, फिर मैं यहां से एंटी क्लॉक, इसको मैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ। तो वेक्टर एडिशन के जो लॉ हैं वो हमसे कहता है कि R1 प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ऐसा लग रहा है आप लोग यहां पे फंस गए हो, लेकिन ऐसा फंसने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहां से, हम लोगों ने इस वेक्टर को लिया सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर। सेम डायरेक्शन का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से है। तो क्लॉकवाइज का मतलब है जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम यहां से एरो को ध्यान में रखिएगा, इसका एरो इधर जा रहा है मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, दिस इज क्लॉकवाइज, फिर इधर जा रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐड कर लिए, बट इस वाले को अगर आप इसका एरो देखोगे ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये इसका एरो हम यहां से चलना पड़ रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वेक्टर का सम कीजिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर के सम के इक्वल कर लीजिए दिस। यहां से हमारे पास R21 वेक्टर कितना होगा, R2 इसको पीछे ट्रांसफर किया माइनस R1, तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ओके, ये R21 आ गया। अभी हम लोगों ने फोर्स निकालना है, दिस फोर्स 21। तो फोर्स 21 अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। तो फोर्स 21 हमारे पास कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ R21। ठीक है, आप इसको चाहे तो केसेस में कर सकते हो, इसको मैं केस नंबर 2 भी कर सकता हूं। तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो, R21 वेक्टर हमारे पास ये है, इसका वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो मेरे पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल क्यूब इंटू R21 मीन्स R2 माइनस R1। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो हम लोग पोर्शन कर रहे हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में अगर वेक्टर फॉर्म आता है तो आप वहां तक लिखेंगे जहां पे हमने लिखा था कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। बट जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो आपको पूरा डिटेल पता होना जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था यूनिट वेक्टर के केस में, दूसरा मैंने बताया था सिंपल वेक्टर के केस में, तीसरा मैं आपको जो बता रहा हूं ये है, दिस इज ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में।
अगर आपको कभी बोलता है एक चार्ज Q1 है, उसका पोजीशन R1 है, R1 दिया होगा समथिंग 2i कैप 3j कैप 4k कैप इस टाइप से, एक वेक्टर Q1 है, उसका पोजीशन R1 है, पोजीशन वेक्टर Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच का फोर्स फाइंड करो, उसके लिए आप ये अप्लाई करेंगे। ओके, इसी में अगर आप F12 का कैलकुलेशन करते हैं, F12 फोर्स का, तो F12 फोर्स हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बस ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी, R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन 1/2, ये है फोर्स ऑन 2/1। तो इतने, इसको करना बहुत कंपलसरी है न्यूमेरिकल्स में, खासकर सीबीएसई बोर्ड्स में इसके न्यूमेरिकल कई बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा और जितने न्यूमेरिकल इससे हो सकता है ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल्स को ही फोकस करेंगे और मैं अप्रॉक्सीमेट आपको सारे न्यूमेरिकल्स के हिंट आपको दे दूंगा, जिससे आपको आसान हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट, ये कूलम्स लॉ का हमारा वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मीन्स कि बहुत सारे, अगर इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 सेपरेटेड एट डिस्टेंस r, अगर मैं इसके पास थर्ड चार्ज ले आता हूं Q3, मैंने पहले दो चार्जेस थे, यहाँ थर्ड रखा, तो क्या थर्ड चार्ज के आने से इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करता है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, उस फोर्स की वैल्यू कुछ कम ज्यादा रहेगी? आंसर इज नो। अगर दो चार्जेस हैं, आप तीसरे चार्ज को लेके आते हो, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप पूछोगे कि इस पे नेट चार्ज कितना है, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पे पहले ये लगा रहा था, अब ये भी लगाएगा, बट ये पहले जितना लगा रहा था ये अभी भी उतना ही लगा रहा है, उस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान में रखिएगा कि तीसरे चार्ज का जो प्रेजेंस है वो दो चार्जेस के बीच के फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। हमने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई सिस्टम आपके पास है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं और हमने किसी एक चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, आप ये मान के चलिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, n चार्जेस हैं, Qn है। ठीक है, फर्स्ट वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, सेकंड वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, थर्ड का जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 है, एंड जो nth चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर Rn है। अब हमको वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, हम लोग Q1 चार्ज पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा? Q2 लगाएगा। Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा? Q3 लगाएगा। Q1 पे फोर्स कौन लगाएगा? जितने इसके आसपास अदर चार्जेस होंगे वो सारे के सारे इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, अब Q1 पे Q2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा? Q1 चार्ज पे Q2 जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन, अगर मैं मान के चलता हूं कि सारे पॉजिटिव हैं, तो Q2 जो Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा उसका डायरेक्शन इधर को होगा, और इसको हमने नाम क्या लिखना है? पहले किसका नंबर लिखना है जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर उसका नंबर लिखना है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके,
फिर Q3 का नंबर आता है, Q3 भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, Q3 भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब Q3 इस पे फोर्स अप्लाई करेगा 1 पे, कितना 1 3। एंड अगर Qn की बात करते हैं तो Qn भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और Qn इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये हो गया F फोर्स ऑन 1 बाई Qn। ये तो जितने भी चार्जेस इस Q1 के अराउंड होंगे, इसके फील्ड में जितने भी चार्जेस होंगे, या ये जिनके फील्ड में आएगा, वो सबके सब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो Q1 पे नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, चार्ज नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो आपको मैंने बोला था जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा इधर को धक्का दे रहा है, दूसरा इधर को धक्का दे रहा है, तो ये नहीं कि दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन सब्ट्रैक्शंस के लॉज होते हैं, जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। अब Q2 ने इसको इधर धक्का दिया, Q3 ने इसको इधर धक्का दिया, Qn ने इसको इधर धक्का दिया, तो फाइनली इस पे टोटल कितना धक्का लग रहा है और ये मूव किधर को करेगा। तो जो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 है, वो फोर्स आपका वेक्टर सम होगा, उसको हमने वेक्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग सम करना पड़ेगा। दिस इज फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 प्लस फोर्स ऑन Q1 बाई Q4 प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन Q1 बाई Qn। मतलब इस पे नेट फोर्स, बाकी इसके अदर जितने आसपास में चार्जेस है, उन वो जो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। दिस इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑन द फोर्स अप्लाई ऑन दिस चार्ज बाय द चार्जेस। इस चार्ज पे ये वाले चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं, इस सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। तो नेट अब कितना हो गया ये, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, तो ये डायरेक्शन किधर है, 1 से 2 की ओर, R12 मॉडुलस का स्क्वायर इनटू R12 का कैप, इससे पहले हम लोगों ने किया था, प्लस F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 का मतलब है कि हम 1 से 3 की जो ये डिस्टेंस है, इसको R13 लेके चल रहे हैं। R13 मॉड का स्क्वायर इनटू R13 का कैप। इसका मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन 3 से 1 की ओर है, 3 से 1 की ओर है। तो हमने पहले उसका नंबर लिखना है जिसकी ओर डायरेक्शन है, फिर उसका नंबर लिखना है जहां से डायरेक्शन लगी हुई है, प्लस नाउ दिस, इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। इसमें जो वैल्यू हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो ये है, एंड Q1 सबसे कॉमन आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप, प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 का कैप, प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, R1n का कैप। जस्ट अगर आप चाहें तो इसमें आप समेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम समेशन का यूज करना होता है। समेशन का यूज आप कैसे करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सिग्मा, देखो वेरी कौन कर रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, बाकी ये वेरी नहीं कर रहा है। जो वेरी नहीं करेगा, जिसका वेरी सेम है वो वैसे ही रहेगा, जो वेरी करेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू
इसको हम आई लेके चल रहे हैं कि आई का वैल्यू वेरी कर रहा है 2 से लेके एन तक। ओके, इसको क्या लिखेंगे, क्यू आई अपॉन मॉड ऑफ आर 1 आई का स्क्वायर इंटू आर 1 आई का कैप। यस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसको कहते हैं। अगर आप इसको एक लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं स्टार्टिंग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इफ देयर आर मेनी चार्ज इन अ सिस्टम then electrostatic force on one charge due to the other charges is the vector sum of the force applied by the other charges on this charge। ओके, इस पे जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सबकी हिंट दूं। सारा कराना पॉसिबल नहीं है, बट सबकी हिंट मैक्सिमम जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं आप घर पे प्रयास कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।